अध्याय 26। पहले चंद्र महीने के छठे दिन के बाद दरबार में बड़े और छोटे अधिकारी खुलेआम सु परिवार की निंदा करने लगे। कुछ ने तो छोटी छोटी बातें भी उठाईं, जैसे कि सु परिवार के नौकर लोगों से बिना पैसे दिए सब्जियां खरीदते थे। हालांकि जैसे ही यह मामला उजागर हुआ, सु परिवार पर नौकरों को बुरे कामों में शामिल करने और अधीनस्थों के सख्त प्रबंधन की कमी का आरोप लगाया गया। जब बाढ़ गिरती है तो आईवी चढ़ता है। कुछ लोगों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो ट्रांग परिवार को खुश करना चाहते थे। बस एक पल में तो परिवार अपराधों से भर गया, हर बुरे काम को अंजाम दिया। जहां तक ट्रांग परिवार की बात है, संदेह से बचने के लिए वे हमेशा इस मामले का जिक्र करने से बचते थे। अगर कोई पूछता भी तो वे बस कुछ ऐसा कह देते कि महामहिम अपना फैसला खुद करेंगे और इस मामले को खत्म कर देते। बाद में उन्होंने महल के दरवाजे भी बंद कर दिए और किसी भी आगंतुक को आने नहीं दिया। महल में मौजूद ट्रांग लेक येन ने भी कुछ खबरें सुनी। उसे शु कुलीन उपपत्नी की याद आई जो एक बार बहुत ऊंचे स्थान पर खड़ी थी, हरम को नीचे देखते हुए सम्राट का विशेष अनुग्रह प्राप्त कर रही थी। अब येन कुलीन उपपत्नी जैसी कोई भी महिला उसका कुछ वाक्यों में खुलकर मजाक उड़ा सकती थी। तभी उसे पता चला कि भाग्य चंचल है, सम्राट हृदयहीन है। इन दो वाक्यों पर वास्तव में पूरी तरह से विश्वास किया जाना चाहिए। जीवन स्वाभाविक रूप से महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण है। वे अपने पूरे जीवन में एक आदमी से बंधी रहती हैं और वह आदमी अनगिनत अन्य महिलाओं के साथ इश्कबाजी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा श्रेष्ठ रवैया बनाए रखते हैं। उनकी नज़र में सज्जन महिलाएं बेस्वाद रूढ़िवादी होती हैं और सांसारिक महिलाओं में पवित्रता का अभाव होता है। बिना दिमाग की सुंदरता एक बेवकूफ, देखने में एक गंदा दृश्य है। अमीर लड़कियां स्वच्छंद होती हैं, गरीब लड़कियां कठोर होती हैं। शिक्षित महिलाएं दिखावटी और अहंकारी होती हैं, अशिक्षित महिलाएं असभ्य और शिष्टाचारहीन होती हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनकी स्त्रियां उनसे बेइंतहा प्यार करें, जबकि वे खुद ऊंचे स्थान पर खड़े होकर हर व्यक्ति की जांच करते हैं। बैल व्यक्ति, बदसूरत दिखने वाला व्यक्ति, इस प्रकार का आदमी सबसे घिनौना होता है। उसका मुंह हमेशा हर तरह से आलोचना और आलोचना करता रहता है, जबकि एक भी लड़की उस पर ध्यान नहीं देती। उदासीनता से अपने सामने रखे कटोरे को दूर धकेलते हुए ट्रांग लेक येन ने फुगबाओ को धीमी आवाज में यह खबर देते हुए सुना, आदेश पारित करें। अगर हमारे महल में कोई भी मालिक के मामलों पर चर्चा करने की हिम्मत करता है तो उन सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। उसके दुखी चेहरे को देखकर फू बाओ को लगा कि उसके मालिक को फिर से दया आ रही है, इसलिए उसने जल्दी से हाँ कहा और सावधानी से एक तरफ हट गया। मछली के सूप के कटोरे पर नजर डाली जो ज्यादा कम नहीं हुआ था और यून शी को आंख मारी। यून शी ने उसके सामने अपना सिर थोड़ा हिलाया, आगे बढ़ी और मछली के सूप का कटोरा लिया और उसे अपने पास खड़ी महल की नौकरानी को दे दिया। दूसरों को पीछे हटने का इशारा किया, फिर चिंतित होकर पूछा, महाराज, आपका मूड हाल ही में अच्छा नहीं रहा है, आखिर क्या चल रहा है? ट्रांग लेक येन ने आह भरते हुए कहा, अगर इस बार शाही उपपत्नी थुक को कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा गर्व किसे होगा? वान टीच ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, क्या यह नोबल कंसोर्ट हियन है? हाँ, उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। ट्रांग लेक येन ने एक सूखी खुबानी उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। महारानी के तकिए के नीचे कोई संतान नहीं है। जब तक वह मुख्य महल के सिंहासन पर मजबूती से बैठी रहती है, यह काफी है। कौन कृपा पात्र है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नोबल कंसोर्ट हियन अलग है। हालांकि उसे सम्राट का अनुग्रह प्राप्त नहीं है, लेकिन वह सबसे बड़े राजकुमार की परवरिश कर रही है। जब तक नोबल कंसोर्ट थुक गिरती है, तब तक वह महल में दूसरे सबसे महान पद पर आसीन रहेगी।
यह सुनकर वैन तिच ने ट्रांग लैक येन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और कहा, अगर वह भविष्य में आपके साथ सौदा करने का इरादा रखती है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने अपने दांत पीस लिए। महाराज, कृपया इस नौकर को इतना दुस्साहस करने के लिए क्षमा करें। मैं पहले हमला कर सकती हूँ। ट्रांग लैक येन एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंसा। अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट एक बुद्धिमान राजा है। प्यार और नफरत स्पष्ट हैं। भले ही तो परिवार ने अपराध किया हो, इसका थुक्वी फी से कोई लेना देना नहीं है। इस समय उसे जो करने की जरूरत थी वह था इंतजार करना, तुच्छ मामलों में उलझना नहीं। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो सम्राट के व्यक्तित्व के साथ, सुपरिवार के बिना भी, वह अभी भी सुरुई को शाही उपपत्नी की सीट पर सुरक्षित बैठने देगा। भले ही वह अब शाही उपपत्नी शू के साथ पहले जैसा व्यवहार न करे, फिर भी वह शाही उपपत्नी की उपाधि के तहत रहना जारी रखेगी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जब सुरुई ने सब कुछ खो दिया था और उसके पास केवल शाही उपपत्नी की खाली उपाधि बची थी, तो क्या होगा। जनवरी की 12वीं की सुबह भारी बर्फबारी रुकनी शुरू हो गई थी। महल की इमारतों की छतों पर चमकीली टाइलें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। यह भी पहली बार था जब ट्रांग लैक येन ने नए साल के बाद से शाही उपपत्नी थुक को देखा था, क्योंकि वह हाय हुआ महल के सामने घुटनों के बल बैठी थी, जबकि ट्रांग लैक येन सम्राट को महल से बाहर देख रहा था। शाही उपपत्नी थुक ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसकी पूर्व सुंदरता अब एक अवर्णनीय फीकीपन में बदल गई थी, और उपपत्नी तो, जो उसके पीछे एक पूंछ की तरह थी, कहीं नहीं दिख रही थी। केवल एक महल की नौकरानी लैंगसा शाही उपपत्नी थुक के पीछे घुटनों के बल बैठी थी। सम्राट, शाही उपपत्नी थुक ने फोंग कैन को बाहर आते देखा, ट्रांग लैक येन को नजरअंदाज किया, बस चुपचाप सम्राट की ओर देखा, जो उसके जीवन का एकमात्र पुरुष था। महाराज, कृपया मेरे सबसे बड़े भाई के साथ नरमी बरतें। ट्रांग लैक येन चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गई, चुपचाप खड़ी होकर सम्राट को देखती रही। पीछे से वह केवल उसकी सीधी पीठ और उसके कदमों को देख सकती थी जो रुकते नहीं थे। फोंग कैन को शाही गाड़ी पर चढ़ते देखकर ट्रांग लैक येन ने थोड़ा झुककर कहा, अलविदा महाराज। सम्राट की अनुरक्षण टीम धीरे धीरे दूर चली गई। सुरुई अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, एक बेजान कठपुतली की तरह सुनना, कोई दर्द नहीं, कोई गुस्सा नहीं। यहाँ तक कि कुछ कदम दूर खड़ी ट्रांग लैक येन भी उसे थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर सकी। ट्रांग लैक येन के होंठ थोड़े से फड़क उठे। अंत में वह चुपचाप मुड़ी और वैन तिच का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। तोनूतू नाम की इस लड़की के लिए उसके मन में प्रशंसा, दया और नापसंदगी थी, लेकिन वह नापसंद वाला हिस्सा उसके लिए इस ठंडे मजाक को उदासीनता से खड़े होकर देखने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि पुरुष हृदयहीन होते हैं, तो महिलाओं को एक दूसरे के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की क्या जरूरत थी। वह और शाही उपपत्नी शू हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सतर्क रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी सीमा पार नहीं की। अगर उसके पिछले जीवन में शाही उपपत्नी शू जैसा कोई होता, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से खुश होता। लंबे समय बाद 7वें दर्जे से लेकर उससे ऊपर के रैंक वाली उपपत्नियां अपना सम्मान देने के लिए जिंगयांग पैलेस आईं। झुआंग लोयान शाही उपपत्नी जियान के नीचे बैठी, उसके सामने पहली स्थिति शाही उपपत्नी शू की थी और दूसरी शाही उपपत्नी न्यू की थी। वे चारों हरम की उपपत्नी स्थिति में 4 उपपत्नियां थीं। कुलीन पत्नी हियन ने कुलीन पत्नी थुक को देखते हुए मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों में कुलीन पत्नी थुक ने बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया है।
शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी हियन को देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। हाल के दिनों में शाही उपपत्नी हियन ने वास्तव में बहुत अधिक वजन बढ़ा लिया है। उसका चेहरा इतना गुलाबी है। क्या कुछ खुशी है? शाही उपपत्नी शू, जो आम तौर पर एक तरह से बात करना पसंद करती थी, जैसे कि एक कपास की गेंद में एक सुई को छिपाना, आज अचानक इतनी तेज हो गई जिससे शाही उपपत्नी जियान लंबे समय तक स्तब्ध रह गई। फिर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही उपपत्नी शू कुछ दिनों के लिए अनथान पैलेस में आराम कर रही होगी, और उसकी आभा अधिक से अधिक बढ़ रही है। जैसे तुम और भी मोटी होती जा रही हो। शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी हियन को घूरते हुए कहा। कुछ दिनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद शाही उपपत्नी हियन और भी अधिक मौज मस्ती का आनंद ले रही है ना? यह सुनकर ट्रांग लेक येन और नूफी दोनों हंस पड़े। क्या उसे उन जगहों पर मौज मस्ती में शामिल होना पसंद नहीं था? एक गंजे मुर्गी की तरह अंडे देते हुए लोगों को परेशान और निराश महसूस कराती है। नोबल कंसोर्ट हियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गुस्सा हो गई। जैसे ही वह गुस्सा होने वाली थी, ट्रांग लेक येन अचानक बोल पड़ी, क्या नोबल कंसोर्ट हियन को हाल ही में कुछ अच्छा मिला है? आप इतनी खुश क्यों हैं? शब्द पहले से ही उसकी जीभ की नोक पर थे, लेकिन नोबल कंसोर्ट हियन के पास उन्हें वापस निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका मुंह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। बहन इंपीरियल कंसोर्ट चियो मजाक कर रही है। मैं बस नोबल कंसोर्ट थुक की थोड़ी देखभाल करना चाहता हूँ। यह कुलीन उपपत्नी सचमुच गुणवान है। नूफी ने अपनी भौहें उठाईं और हियन क्वीफी की ओर देखा। अपनी बहनों की इस तरह से परवाह करना। अपनी बात समाप्त करके वह रानी की ओर देखने लगा। वास्तव में खुद को पुण्यवान की उपाधि देने का मतलब है कि आप पुण्यवान हो सकते हैं। अगर एक कुलीन उपपत्नी खुद को पुण्यवान कहती है, तो इससे महारानी का क्या मतलब है? महारानी ने शांति से कुलीन पत्नी जियान की ओर देखा, चाय का प्याला वापस मेज पर रख दिया और न भारी, न हल्के, न तेज और न ही धीमी चाल से बोली, यदि कुलीन पत्नी जियान के पास करने को कुछ नहीं है, तो आप शाही बगीचे में खेलने जा सकती हैं। एक महिला को थोड़ा आराम करना चाहिए, तभी उसका दिल खुल सकता है। उपपत्नी ने सख्ती से हाँ में जवाब दिया। फिर दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों के समूह ने अभिवादन समाप्त करने के बाद वापस मुड़कर मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। अचानक उन्होंने एक हिजड़े को अपनी ओर भागते हुए देखा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। ट्रांग लेक येन को लगा कि वह काफी परिचित लग रहा है। वह शाही उपपत्नी थुक की सेवा करने वाला व्यक्ति लग रहा था। महाराज, कुछ गड़बड़ है। छोटे लॉर्ड टो का सिर 7 दिन बाद सम्राट ने काट दिया। यहाँ तक कि लॉर्ड टो को भी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और अब उन्हें कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। नीले वस्त्र पहने हुए हिजड़े ने शाही उपपत्नी थुक के सामने घुटने टेक दिए। क्या? शाही उपपत्नी थुक ने खुद को स्थिर करने के लिए लांगसा पर झुकते हुए कहा, बाकी लोग? क्या बाकी लोग भी दोषी हैं? हिजड़े ने भीड़ में छिपे सुतु नघी की ओर देखा और धीरे से कहा, बाकी लोग ठीक हैं। केवल 2 प्रभुओं को दोषी ठहराया गया है। शाही उपपत्नी थुक दंग रह गई, फिर अचानक हंस पड़ी। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कुछ शब्द ही बोले थे, फिर बेहोश हो गए। बाकी रखैले थोड़ा पीछे हट गईं, मानो उन्हें डर हो कि पास खड़े होने से भी परेशानी होगी। ट्रांग लेक येन ने रखैलटो को देखा, जो जल्दी जल्दी लोगों से बच रही थी। शांति से शाही कुलीन पत्नी थुक को महल की नौकरानियों और यमदूतों द्वारा जल्दी से दूर ले जाते हुए देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रखैलटो, तुम क्यों नहीं चलती और देखती कि क्या हो रहा है? तुम और शाही कुलीन पत्नी थुक सगी बहनें हैं। अगर तुम शाही चिकित्सक को बीमारी का निदान करते नहीं देखती तो तुम कैसे निश्चिंत हो सकती हो? तुरंत ही सबकी नजरें उपपत्नी टो पर टिक गईं।
उसके पीले चेहरे को देखकर सभी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आए। ट्रांग लैक येन ने हल्के से मुस्कुराते हुए पालकी पर चढ़कर भीड़ की ओर से झुकने की आवाज के बीच कैना ओंग महल के द्वार से बाहर निकल गया। महाराज, अब जब थुक कुलीन उपपत्नी के मातृ परिवार को कुछ सामना करना पड़ा है, तो भविष्य में वह पहले की तरह गौरवशाली नहीं रह सकती है। हुआ नोक ने आह भरी, लेकिन किसी के मुसीबत में होने पर उसे खुशी भी महसूस हुई। हालांकि आज किएन क्वीफी के चेहरे को देखकर मुझे भी यह भद्दा लग रहा है। महान पत्नी शियान स्वाभाविक रूप से सबसे खुश है। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि वह एक बात भूल गई। सबसे बड़े राजकुमार का पालन पोषण उसके महल में हुआ था, लेकिन उसके नाम पर उसका नाम दर्ज नहीं किया गया। महारानी ने अफसोस जताते हुए कहा, आज महान पत्नी शू है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कल भी ऐसा ही होगा। महाराज, हुआ नोक ने यह सुना और जल्दी से कहा, आप और सम्राट के बीच कई वर्षों का स्नेह रहा है। सम्राट निश्चित रूप से इतने हृदयहीन नहीं होंगे। रानी ने खुद पर हंसते हुए कहा, क्या अतीत में सम्राट ने शाही कुलीन पत्नी थुक को कम तरजीह दी थी। अपने हाथ में चाय का प्याला धीरे से सहलाते हुए वह फुसफुसाई, मुझे डर है कि मेरे और सम्राट के बीच जो थोड़ा बहुत स्नेह था, वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह दरवाजे तक चली गई। बाहर की धूप को प्रतिबिंबित करने वाली चमकदार छत की टाइलों को देखा और अपनी पहले से ही जलती हुई आंखों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। दोपहर के बाद फोंग कैन ने अपना खाना खत्म किया और काओ डुक ट्रुंग को रिपोर्ट करते हुए सुना कि शाही उपपत्नी थुक ने एक मुलाकात का अनुरोध किया है। उसने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, नहीं। काओ डुक ट्रुंग ने शब्दों का पालन किया और महल के दरवाजे की ओर वापस चला गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठी शाही कुलीन पत्नी थुक को देखते हुए उसने सलाह दी, शाही कुलीन पत्नी, सम्राट इस समय कई कामों में व्यस्त हैं। आपको वापस चले जाना चाहिए। शाही उपपत्नी थुक ने उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर चमकीले पीले ईंट के फर्श पर जोर से पटका। महाराज, कृपया मुझे एक बार देख लीजिए। बोलने के बाद उसने फिर से प्रणाम किया। भारी प्रणाम की आवाज सुनकर काओ डुक ट्रुंग देखने के लिए सहन नहीं कर सका, इसलिए वह महल में वापस चला गया। एक बार जब वह दरवाजे में प्रवेश कर गया, तो वह अभी भी पीछे से आने वाली प्रत्येक धप धप ध्वनि सुन सकता था। दूसरी बार जब वह सम्राट के पास पहुंचा, तो काओ डुक ट्रुंग एक जगह चुपचाप खड़ा था। उसके बाद पूरा कमरा खामोश हो गया। उसके कानों में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, जो शाही कुलीन पत्नी थुक की दलील थी। प्रत्येक आवाज पिछली से अधिक नरम थी, प्रत्येक आवाज पिछली से अधिक हताश थी। महाराज, शाही कुलीन पत्नी थुक आ गई है। थिना ट्रुक जल्दी से अंदर चली गई। उसने ट्रांग लैक येन को एक किताब पढ़ते हुए देखा और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, अभी शाही उपपत्नी थुक मुख्य हॉल में इंतजार कर रही है। मैंने कहा कि वह अभी भी सो रही है, लेकिन शाही उपपत्नी थुक जाने से इनकार कर रही है। वैन टीच ने भौहें सिकोड़ते हुए चिंतित भाव से ट्रांग लैक येन की ओर देखा। महाराज, क्या यह हो सकता है कि शाही उपपत्नी थुक पारिवारिक मामलों के कारण यहाँ आई हो? इससे पहले महारानी और शाही कुलीन पत्नी थुक ने कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। ट्रांग लैक येन ने किताब नीचे रख दी और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इसके अलावा और क्या कारण है? मैंने उसे पहले कभी हमारे हाय हुआ महल में कदम रखते नहीं देखा है। मुझे एक पल के लिए उससे मिलने के लिए बाहर आने दो, या मैं पहले तुम्हारा मेकअप कर दूं? वान टिच ने ट्रांग लैक येन को साधारण कपड़े पहने देखा। उसके बालों में केवल 2 सफेद जेड हेयरपिन थे, इसलिए उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि शाही उपपत्नी थुक क्या चाहती है। कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लैक येन ने अपनी कनपटी दबाते हुए थिना ट्रुक द्वारा दी गई गर्म पानी की बोतल स्वीकार की। यह ठीक है। हाय हुआ पैलेस के मुख्य हॉल में
शाही उपपत्नी थुक एक फूल नक्काशीदार कुर्सी पर बैठी थी, आसपास की सजावट को देख रही थी। वह थकी हुई और पीली दिख रही थी। वह अब नई परोसी गई चाय का आनंद लेने के मूड में नहीं थी, बस अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठी थी और चुपचाप दरवाजे की ओर देख रही थी। मदद मांगने के लिए यहाँ आने के बाद वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह बस जोखिम उठाकर हार नहीं मानना चाहती थी। सम्राट उसे देखना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि महारानी ने भी हरम को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं है का दिखावा किया। महल में और कौन सम्राट को देख सकता था? केवल ट्रांग लाकियेन। वह फूट फूट कर हंसने लगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह कभी इस स्थिति में फंस जाएगी। एक कुलीन उपपत्नी शू जो कभी पूरे हरम की पसंदीदा और प्यारी थी, अब उसे विनम्रतापूर्वक एक उपपत्नी से मदद मांगनी पड़ी। बस कल यह हास्यास्पद खबर पूरे महल में फैल जाएगी। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसके पिता और बड़े भाई को कुछ हो गया तो उसकी माँ और छोटे भाई का क्या होगा? चाचा जो हमेशा उसके पिता पर निर्भर थे, अब केवल इसे पूरी तरह से नकारना चाहते थे, जो खड़े होकर उसके लिए विनती करने को तैयार थे। यहाँ तक कि वह बुद्धिहीन सु वेन कियान भी अब उसके सामने नहीं आना चाहता था। इस समय वह पहले से कहीं अधिक समझ गई थी। वह जान गई थी कि सम्राट हृदयहीन है। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट इस हद तक हृदयहीन हो सकता है। इतने वर्षों तक आपकी सेवा करने के बाद भले ही वह कुछ भी न हो, फिर भी उसने अपना योगदान दिया। लेकिन जब आपने उसके पिता और भाई से पूछताछ की, तो क्या आपने कभी एक पल के लिए भी उसकी परवाह की? ट्रांग लैकियेन को देखे बिना काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद थुक क्वी ने अपने बगल में चाय परोसने वाली महल की नौकरानी की ओर देखा। महाराज अभी भी आराम कर रहे हैं। अभी दोपहर का भोजन नहीं हुआ है। नाश्ते को केवल 1 घंटा हुआ है। मुझे डर है कि अभी सोना दिखावा है, उसे न देखने की इच्छा वास्तविक है। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था। महल की नौकरानी ने झुककर धीमी, विनम्र आवाज में उत्तर दिया। शाही उपपत्नी शू ने हल्के से मुस्कुराकर अभी भी गर्म चाय का प्याला उठाया, उस पर हरे अंगूर के पैटर्न को देखा और अचानक ट्रांग लैकियेन के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा। अगर वह भी अभी एक बच्चे को जन्म दे रही होती, तो शायद वह इतनी दुखी नहीं होती। शाही उपपत्नी आ गई है। उपपत्नी थुक ने आश्चर्य से अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि ट्रांग लैकियेन महल की एक नौकरानी का हाथ थामे हुए अंदर चली गई। दूसरी पार्टी ने एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह एक ढीली, साधारण पोशाक पहनी हुई थी, न कि एक पसंदीदा उपपत्नी। जाहिर है, उसे बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े बदलने का समय नहीं मिला था। मैं बस सो रहा था, मुझे नहीं पता था कि महाराज आ रहे हैं। कृपया मुझे माफ करें, ट्रांग लैकियेन ने थोड़ा झुककर कहा। बेशक वह वास्तव में घुटने नहीं टेकेगी। थुक क्वी ने कहा, चिऊ फी को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। यह महल ही है जिसने आपको परेशान किया है। ट्रांग लैकियेन के बैठने का इंतजार करते हुए उसने कहा, आज मैं यहाँ एक एहसान मांगने आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें। शाही उपपत्नी, अप्रत्याशित रूप से शाही उपपत्नी थुक जैसी चतुर और संक्षिप्त व्यक्ति तुरंत मुद्दे पर आ जाएगी। ट्रांग लैकियेन बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर बोला, शाही उपपत्नी बहुत दयालु है। अगर यह ऐसा कुछ है जो आप भी नहीं कर सकते, तो यह उपपत्नी आपकी क्या मदद कर सकती है? शाही उपपत्नी, कृपया मजाक न करें। मुझे भी आपसे यही कहने की उम्मीद थी। शाही उपपत्नी थुक की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी, लेकिन ट्रांग लैकियेन ने उसे देखा, अभी भी सोच रहा था कि वह निराशा की खाई में गिर गई है। जब से उसने फिर से अनुग्रह प्राप्त किया, मुझे अभी भी लगा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति ने सम्राट को केवल थोड़ा जिज्ञासु किया है। लेकिन लगभग 2 साल बीत चुके हैं।
कई लोग अनुग्रह से बाहर हो गए हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और वह एक छोटी शाही उपपत्नी से शाही उपपत्नी झांव बन गई है। शाही उपपत्नी थुक ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अब तो मैं भी पहले जैसी कृपालु नहीं रही। सम्राट आपके महल में आने में पहले से कहीं ज्यादा मेहनती हो गया है। इतना ही नहीं, उसने आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कई अंगरक्षकों की भी व्यवस्था कर दी है। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी बार आपके लिए दूसरों की खतरनाक योजनाओं को रोका है। ट्रांग लेकयेन ने ये हृदयस्पर्शी शब्द सुने और सोचा कि शाही उपपत्नी थुक उससे मदद मांगने नहीं आई है, बल्कि अपनी सारी भावनाएं प्रकट करने आई है। लेकिन उसे शांत और सपाट आवाज में ये बातें कहते हुए सुनकर श्रोता को बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस हुआ। महाराज, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। ट्रांग लेकयेन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। महाराज, यह कैसे पता चलेगा कि मैं एक समय में आपका कितना प्रशंसक था? जब मैंने महल में प्रवेश किया तब मेरी उम्र 17 साल भी नहीं हुई थी, और कुछ दिनों के लिए मैं महाराज की कृपा पात्र बन गई। मुझे लगा महाराज मेरे दिल की बात समझ गए हैं, इसलिए मैं इतनी खुश थी कि मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ। बाद में मुझे पता चला कि महाराज बस जिज्ञासु थे और मेरी तरह कुछ नया आजमाना चाहते थे। उस समय मैंने हमेशा महाराज को आपको लाड प्यार करते देखा था और मेरा दिल आपके लिए तरसता था। अगर महाराज मेरे साथ भी आपके जैसा ही अच्छा व्यवहार करते तो मुझे बहुत खुशी होती। ट्रांग लेकयेन भी फूट फूट कर हंसा। उसके बाद इस उपपत्नी ने अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया और सम्राट ने धीरे धीरे उस पर अधिक ध्यान दिया। लेकिन हर रात वह अभी भी डरती थी कि जब सम्राट अब उसका पक्ष नहीं लेगा तो इस उपपत्नी को क्या करना चाहिए। शाही उपपत्नी थुक एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुराई। उसके मुंह से मुस्कुराहट निकली लेकिन आंसू बहते रहे। तो यह बात है। कोई आश्चर्य नहीं, उस समय ट्रांग परिवार की एकमात्र वैध बेटी महल में प्रवेश करती थी। तो यह इस कारण से था। उसने ट्रांग लेकयेन की ओर देखा, उसकी आंखें दया और दुहक से भरी हुई थीं। इस तरह की जगह पर आने के बाद मुझे आशा है कि आपको एक दिन भी पछतावे का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाही उपपत्नी थुक ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को लगभग अविश्वास से देखा। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि सम्राट के लिए महल में प्रवेश करे? अगर वह किसी साधारण व्यक्ति से शादी करती तो वह वैध पत्नी बन जाती और हरम की मुखिया बन जाती। वह एक ऐसे व्यक्ति के कारण खुद को इस तरह की जगह पर क्यों निर्वासित करेगी जिसे वह नहीं देख सकती? अतीत में सुपरिवार की शक्ति बहुत कमजोर थी। एक युवती जिसने बचपन से ही नृत्य का अध्ययन किया था, उसे महल में भेजा गया। उसने सम्राट का पक्ष जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए। बाद में वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और उस आदमी को अपना जीवन रक्षक मानने लगी। सारी उम्मीदें कब खत्म हो गईं? क्या यह तब हुआ जब ट्रांग लेकयेन को अधिक से अधिक पसंद किया जाने लगा, या ट्रांग लेकयेन के गर्भवती होने के बाद, या फिर ऐसा इसलिए हुआ कि अब तक अभी भी आशा है? उन दोनों में से कौन अधिक दयनीय है? शायद हारने वाली वह थी, लेकिन कौन जानता था कि वह कल ट्रांग लेकयेन की होगी, और उसे अब यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्य हॉल के बाहर फोंग कैन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके पीछे कई महल की नौकरानियां और नपुंसक घुटने टेक रहे थे। ये लोग कांप रहे थे। वे रखैलों की निजी बातें नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन इस समय किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, केवल यह उम्मीद करते हुए कि भविष्य में सम्राट को याद होगा और वह उनका सिर नहीं लेना चाहेगा। यदि आप बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखते हैं तो संतुष्ट होना आसान होगा और आपको इसका पछतावा नहीं होगा। ट्रांग लेकयेन एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, उस दिन जब मैं महल में दाखिल हुआ था
तो मैं बस सम्राट के थोड़ा और करीब जाना चाहता था। आज स्वर्ग से आशीर्वाद मिल चुका है। यह पहली बार था जब ट्रांग लैक येन ने खुद को थुक क्वी के सामने मैं कहा। थुक क्वी ने उससे बहस नहीं की, केवल उसकी आंखों में देखा जिसमें असीम स्नेह था, और एक कड़वी हंसी दी। भले ही वह सिर्फ एक उपपत्नी है, वह भी एक इंसान है, और वह भी अधिक से अधिक की इच्छा करेगी। उसने सोचा कि सम्राट उसके प्रति अच्छा है। उसने सोचा कि सम्राट के मन में उसके लिए सचमुच कुछ सच्ची भावनाएं हैं। क्या यह सिर्फ एक दूर की उम्मीद हो सकती है? स्वर्ग उनकी बेटियों के साथ इतना अनुचित क्यों है? छोड़ो, तुम समझो कि मैं आज नहीं आया। शाही कुलीन पत्नी शू खड़ी हो गई। वह जानती थी कि यह व्यक्ति सम्राट से मदद की भीख नहीं मांगेगा, और वह वास्तव में उससे भीख नहीं मांग सकती थी। ट्रांग लेक येन ने शाही कुलीन पत्नी शू को खड़ा हुआ देखा, और वह भी धीरे से खड़ी हो गई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कहा, शाही कुलीन पत्नी, धीरे चलो। शाही उपपत्नी थुक ने अपना सिर घुमाकर ट्रांग लेक येन को देखा, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, मानो उसने अपना पुराना गौरवपूर्ण कुलीन और गहरा रूप फिर से पा लिया हो, और दरवाजे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। ट्रांग लेक येन ने चुपचाप उसकी आकृति को गायब होते देखा, और एक आह भरी। संभवतः उस समय मंत्री टो ने जानबूझकर उसके बड़े भाई पर झूठा आरोप लगाया था, जिससे सम्राट उससे नापसंद हो गया था। सू परिवार के लोग बहुत से बुरे काम करने के लिए शाही उपपत्नी शू पर निर्भर थे। सम्राट शायद यह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी चुप रहा। उसने उन्हें सजा देने के लिए साल की शुरुआत चुनी, और उन्होंने बिना किसी दया के ऐसा किया। कई बार अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने शाही उपपत्नी शू से मिलने की जहमत नहीं उठाई। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट अब घमंडी शाही उपपत्नी शू का समर्थन नहीं करना चाहता था? ट्रांग लेक येन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने अपना सिर घुमाकर वैन तिच की ओर देखा, अपनी आवाज धीमी की और उसके कान में फुसफुसाया, जाने का कोई रास्ता ढूंढो और ट्रियो परिवार के बारे में पूछो। उसे संदेह था कि सम्राट ने झाओ परिवार पर पहले ही कोई कदम उठा लिया है। मुख्य हॉल से बाहर निकलते हुए उसने पाया कि दरवाजे की रखवाली करने वाली महल की नौकरानी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ट्रांग लेक येन ने चुपके से समझ लिया कि क्या हुआ था। उसने वैन तिच का हाथ थामा और थोड़ा मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि सम्राट अभी अभी आया था। हाल ही में उसे किसी को भी रिपोर्ट न करने देने की आदत हो गई थी। अभी अभी सुने गए कितने शब्द थे। शाही अध्ययन कक्ष में फोंग कैन ने एक स्मारक रखा, उसे कुछ बार देखा, फिर नीचे रख दिया। काओ डुक ट्रुंग, मुझे याद है कि चियो फी की माँ भी एक कुलीन परिवार से थीं। काओ डुक ट्रुंग दंग रह गए और तुरंत बोले, महाराज, मुझे इस बारे में पता नहीं है। फोंग कैन ने सिर हिलाया, फिर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, कुछ दिनों में मैडम ट्रांग को कंसोरेट चियू से मिलने के लिए महल में आमंत्रित करें। कंसोरेट चियू के राजकुमार को जन्म देने के बाद मैडम ट्रांग को प्रथम श्रेणी की कंसोरेट के रूप में पदोन्नत करें। काओ डुक ट्रुंग ने मन ही मन याद किया, अपने दिल में यह जानते हुए कि सम्राट ने शाही उपपत्नी चियो को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया था। अन्यथा ट्रांग दाई नहान के पद के साथ ट्रांग थाई थाई को प्रथम रैंक का शाही आदेश कैसे दिया जा सकता था? ये स्मारक भेजो। लाल स्मारकों को एक तरफ धकेलते हुए फोंग कैन ने आगे कहा, भविष्य में अगर कोई आपके बारे में पूछने का अवसर लेता है तो बस इतना कह देना कि क्योंकि अदालत में कुछ अधिकारी हैं जो लोगों को धमका रहे हैं, इसलिए मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो परिवार के लोगों से निपटा गया, और सम्राट ने कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख किया। काओ डुक ट्रुंग हैरान रह गए, जल्दी से अपना सिर झुका लिया और कहा, आपका नौकर याद रखता है। क्या सम्राट अंततः सब कुछ चुकाने के लिए कार्रवाई करना चाहता है?
काओ डुकट्रुंग को तुरंत रानी के त्रियु परिवार और रानी माँ के पीछे के दीप परिवार का ख्याल आया। हाल के वर्षों में दीप परिवार दबा हुआ और कमजोर हो गया था। अब कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं रह गया था। एकमात्र संभावना है कि ट्रियो परिवार ही हो। ऐसा लगता है कि भविष्य का हरम चियूफी का क्षेत्र होगा। नए साल की पहली बारिश में शाही उपपत्नी थुक ने एक छाता पकड़ा और पत्थर की पक्की सड़क पर चल पड़ी। उन उपपत्नियों और किन्नरों की ओर नहीं देख रही थी जो उससे बचना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसे सलाम करना था। सम्राट की अनुरक्षण टीम की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसके पीछे अब किन्नरों और दासियों की लंबी कतार नहीं थी, केवल लैंग्सा, वह व्यक्ति जो उस वर्ष उसकी सेवा करने के लिए महल में आया था, रह गया था। वह अनगिनत बार इस सड़क पर चली थी। उस समय वह सम्राट की सबसे प्रिय बेटी थी। हमेशा हर सड़क पर सम्राट के साथ चलती थी। महल की महिलाओं की ईर्ष्या और ईर्ष्या भरी निगाहों को पीछे छोड़ देती थी। बारिश तेज हो रही थी। शाही उपपत्नी थुक ने अपना सिर उठाया। छतरी पर तितलियों का पीछा करती एक खूबसूरत महिला की पेंटिंग को धीरे धीरे उदास होते देखा। अचानक पूछा, लैंग्सा, किस अवसर पर सम्राट ने इस छतरी को पुरस्कृत किया? महाराज, क्या आप भूल गए हैं? सम्राट ने वह छाता आपको व्यक्तिगत रूप से दिया था जब आप 2 साल पहले क्यानझिंग पैलेस से लौटे थे। लिंगशा ने सम्राट की गाड़ी को करीब आते देखा और धीरे से उत्तर दिया, आपको बाद में भी इसका पछतावा हुआ। आपने इसे वहीं छोड़ दिया और इसका उपयोग करने का साहस नहीं कर सके। शाही उपपत्नी शू के मुंह का कोना मुड़ा हुआ था और उसने 2 चट्टानों के बीच चलने के लिए अपना पैर उठाया। यह वह रास्ता था जिसे सम्राट निश्चित रूप से अपनाएगा। काओ दे झोंग ने देखा कि शाही उपपत्नी शू उसके सामने स्थिर खड़ी थी और उसे टालने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह केवल उस व्यक्ति को रुकने और पीछे मुड़कर पालकी में बैठे फेंग जिन से कहने के लिए कह सकता था, महाराज, शाही उपपत्नी शू आपसे मिलने का अनुरोध करती है। पीले रंग का पर्दा धीरे से ऊपर खींचा गया, जिससे फेंग जिन का ठंडा चेहरा दिखाई दिया। उसने बारिश में खड़ी हरे कपड़े वाली महिला को देखा, जो चुपचाप उसे देख रही थी। शाही उपपत्नी शू का छाते का हैंडल पकड़े हुए हाथ थोड़ा झटका। सावधानी से छाता अपने पैरों के पास रखते हुए बारिश के पानी को अपने खूबसूरत चेहरे पर बहने दिया। उसने अपना सिर उठाया और उस घमंडी आदमी को देखा, जो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा था। पूरी गली बेहद शांत थी। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। हर कोई शांति से उस महिला को देख रहा था जो कभी तुलना से परे थी, जैसे कि उनसे कोई असंबंधित व्यक्ति देख रहा हो। बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। फोंग कैन की भौहें थोड़ी सी हिली। उसने आह भरी और कहा, मेरी इच्छा दे दी गई है, यह कभी नहीं बदलेगी। महाराज, क्या आपको अभी भी याद है, उस दिन इसी स्थान पर आपने कहा था, आप मेरे साथ अवश्य ही आरंभ जैसा व्यवहार करेंगे। शाही उपपत्नी थुक ने अपनी ठोड़ी उठाई और फोंग कैन को मुस्कुराते हुए देखा। सम्राट ने एक बार कहा था, क्या यह एक शब्द 1000 सोने के बराबर है? फोंग कैन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, मैं अब भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा पहले करता था। यह सुनकर शाही उपपत्नी शू की आंखों में आंसू भर आए और वह मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें ढक ली और धीरे से खड़ी हो गई। पहली बार उसने फोंग कैन की आंखों में सीधे देखने के लिए एक समान मुद्रा का उपयोग किया। लालिमा फीकी नहीं पड़ी है, प्यार खत्म हो गया है। महाराज वास्तव में कभी नहीं बदले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उपपत्नी ने बहुत ज्यादा भीख मांगी थी, और जब उसे वह नहीं मिला जो उसने मांगा था, तो उसका दिल बेचैन हो गया था। यह कहकर उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा, महाराज, यह मेरी गलती थी।
अचानक तेज आवाज ने काओ दे झोंग को चौंका दिया। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और शाही उपपत्नी शू की ओर देखा। तभी एक हरे रंग की आकृति चमकती हुई गुजरी। फिर एक हल्की थप थप की आवाज आई। अंतरिक्ष में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। बारिश के पानी के साथ मिश्रित चमकदार लाल रक्त चट्टान के साथ एक छोटी गुलाबी धारा में बह गया, जो शाही तीर की ओर बढ़ रही थी। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की, सम्राट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन केवल सम्राट की स्याही की तरह शांत आंखें देखीं। काओ दे झोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपने होश में आया। उसने जल्दी से किसी को शाही चिकित्सक को बुलाने और महल की नौकरानी को शाही उपपत्नी शू को वापस एंथान पैलेस ले जाने के लिए कहा। महल की नौकरानियों की दुख भरी सिसकियां सुनकर काओ डुक ट्रुंग ने उन्हें जल्दी करने की याद दिलाई। एक पल बाद सड़क फिर से शांत हो गई, सिवाय एक खून के धब्बे के जो बारिश में धुल गया था, लगभग अदृश्य, और सड़क के किनारे चुपचाप पड़ा शाही उपपत्नी थुक का तेल कागज का छाता। छाता अभी अभी हिजड़ों और दासियों द्वारा फेंका गया था और कीचड़, पानी और घास से सना हुआ था। पहली नजर में यह दयनीय रूप से फटा हुआ और जीर्ण शीर्ण लग रहा था। चलो, हाय हुआ महल चलें। फोंग कैन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर कहा, ठीक है, पहले महल में जाकर नहा लो और कपड़े बदल लो। जी श्रीमान। काओ डुक ट्रुंग ने शाही अनुरक्षक के पीछे पीछे दूसरी बार अपना सिर झुकाया। तेल के कागज की छतरी हवा से उड़ गई, पलट गई। दीवार पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी वाले हैंडल आसमान की ओर थे। छतरी कीचड़ में भीगी हुई थी। रॉकरी के एक कोने के पीछे उपपत्नी तो ने पत्थर की पक्की सड़क को पीले चेहरे से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपना दुपट्टा कस लिया था। महल की नौकरानी को बहुत देर तक पकड़े रखा, इससे पहले कि वह अपनी आवाज वापस पा सके। वापस लौटो, महल में वापस आओ। महाराज, सम्राट ने कहा है कि कुछ दिनों में वह महिला को महल में आमंत्रित करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि महिला कुछ भी लाए, तो कृपया फुग बाओ को आकर रिपोर्ट करने दें। वान टीच ने धीरे से ट्रांग लेक येन के पैरों की मालिश की। खुद को चोट मत पहुंचाओ। मुझे जो चाहिए वह महल में उपलब्ध है। यदि वह उपलब्ध न भी हो तो भी महाराज किसी को भेजकर उसे मेरे पास ला देंगे। उसे लाने के लिए माँ को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई। महल में अब शांति नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि ट्रांग थाई थाई और भी चीजें लेकर आए और दूसरों के खिलाफ साजिश रचने का निशाना बने। पीछे मुड़कर देखें तो उसने कभी इस ट्रांग थाई थाई से बातचीत नहीं की थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर रही थी। आखिरकार वह उसकी जैविक माँ नहीं थी। जब तक इस माँ का जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल है, वह निश्चिंत रहती है। महाराज, महामहिम। फुग बाओ दौड़कर आया। उसका चेहरा अभी भी बारिश से गीला था। हकलाते हुए बोला, अभी अभी खबर फैली है कि शाही कुलीन पत्नी थुक ने सम्राट के सामने ही अपना सिर पीटकर आत्महत्या कर ली है। क्या? ट्रांग लेक येन सीधा बैठ गया और आश्चर्य से फुग बाओ को देखने लगा। थुक क्वीफी, अपना सिर पीटकर आत्महत्या कर लो। फुग बाओ ने अपने चेहरे पर गिर रही बारिश की बूंदों को पोंछा और सांस फूलते हुए कहा, यह खबर पूरे महल में फैल गई है। रानी अनथान महल में आ गई है। शाही अस्पताल ने भी कई शाही चिकित्सकों को भेजा है। मुझे आश्चर्य है कि अब हालात कैसे हैं। ट्रांग लेक येन के दिल में अब सिर्फ घबराहट ही रह गई थी। उसकी धारणा के अनुसार शाही उपपत्नी थुक हमेशा से ही सौम्य और शालीन रही थी। हर हाव भाव और हर हंसी आकर्षक और मोहक थी। ऐसी महिला ने सम्राट के सामने ही आत्महत्या करने की हिम्मत की। उस व्यक्ति में कितनी निराशा और साहस होना चाहिए था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम महल से सबसे अच्छे टॉनिक ले आओ,
उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनथान महल में पहुंचा दो। जब तक कि कंसोर थुक खतरे में न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करो, फिर वापस लौट आओ। शायद हरम में वास्तव में महान महिला न तो तुचिउ डुंग थी, न ही थिएन उई नगी, बल्कि यह खूबसूरत थुक क्वी फी थी। उपस्थित सभी लोगों ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। फुक बाओ चले गए। वैन टिच ने आश्चर्य से कहा, चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गईं? शाही उपपत्नी शू ने सम्राट के सामने ही अपना सिर पीटकर आत्महत्या कर ली। यह बहुत बड़ा अपराध था। अगर सम्राट क्रोधित हो जाता तो उसके पिता और बड़े भाई को बचाना तो दूर, उसकी माँ और छोटे भाई को भी इसमें फंसाया जा सकता था। ट्रांग लैक येन कुर्सी पर बैठ गई। वैन टिच की बात सुनकर वह केवल आहें भर सकती थी। शाही हरम सच्चे प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह जिस व्यक्ति से प्यार करती थी वह अपने ही रिश्तेदारों को मारना चाहता था, तो शाही उपपत्नी शू कैसे बच सकती थी? सम्राट से नफरत, वह ऐसा नहीं कर सकता। अपने प्रियजनों की मृत्यु को भूलकर सम्राट की सेवा जारी रखना, वह ऐसा नहीं कर सकी। धमाकेदार मौत मरना और अपने लिए कुछ खूबसूरती छोड़ जाना बेहतर है। अपने प्रियजनों को मारने वाले दुश्मन के साथ खुशी से रहना जैसी बात सिर्फ उपन्यासों में या कृतघ्न और हृदयहीन लोगों के साथ ही हो सकती है। शाही उपपत्नी थुकतोनूतू जैसी लड़की कोमल और कमजोर दिखती है लेकिन अंदर से अहंकार रखती है। चीजों को करने का ऐसा निर्णायक तरीका उसकी अंतिम पसंद है। सम्राट आ गए हैं। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर उठाया और फोंग कैन और काओ डुक ट्रुंग को दरवाजे से अंदर आते देखा। वह थोड़ी स्तब्ध थी। आज सम्राट ने हिजड़े को रिपोर्ट करने से नहीं रोका। उसका मूड वास्तव में हमेशा से अलग था। बहुत तेज बारिश हो रही है। सम्राट अभी तक यहाँ क्यों है? ट्रांग लैक येन ने खड़े होने के लिए वान टिच का हाथ पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम चल पाती, फोंग कैन ने उसे पकड़ लिया। उसने एक क्षण के लिए सम्राट के हाव भाव को ध्यान से देखा, फिर बोली, अभी अभी रसोई में कबूतर का सूप उबल रहा था। मैंने उनसे कहा था कि महाराज के लिए एक कटोरा लेकर आएं, ताकि वे उसे चख सकें। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फोंग कैन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांग लैक येन के पेट को धीरे से सहलाया। क्या मेरा बच्चा आज ठीक है? ट्रांग लैक येन ने दूसरे के हाथ के पिछले हिस्से को अपने हाथ से ढक लिया, फिर उसे अपने हाथ में ले लिया। महाराज, मैं और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उसके हाथ की पीठ पर गर्माहट ने फोंग कैन के चेहरे को थोड़ा आराम दिया। वह मुस्कुराया, कमरे में नौकरों को जाने देने के लिए अपना हाथ लहराया और फिर धीरे से ट्रांग लैक येन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब से आपको और आपके बच्चे को खुशी से रहना चाहिए। मैं आपके और आपके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। फोंग कैन की शर्ट ठंडी थी। जब उसने इसे छुआ तो ट्रांग लैक येन को अनुकूलित करने में थोड़ा समय लगा। उस वाक्य को सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अपना मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। महाराज, ट्रांग लैक येन की पीठ को धीरे से थपथपाते हुए फोंग कैन ने कहा, मुझे अचानक याद आया, आपका जन्मदिन अगस्त में है। ट्रांग लैक येन को समझ में नहीं आया कि उसने अचानक उसके जन्मदिन का जिक्र क्यों किया, इसलिए उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है कि उस साल सम्राट ने जानबूझकर मेरे जन्मदिन के बारे में पूछा था, फिर मेरे लिए भोज का आयोजन किया और मुझे पदोन्नत किया। ऐसा लगता है जैसे यह कल ही हुआ हो। इस साल हम उसके लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित करेंगे। तब तक हमारी बच्ची 1 महीने की हो जाएगी। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन के गाल पर अपना हाथ रखा। उस समय मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। ट्रांग लैक येन तुरंत जोर से हंसा। मुझे याद है कि यदि आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो वह समय आएगा जब मैं और मेरा बेटा एक साथ आप पर हंसेंगे। फोंग कैन ने भी धीरे से हंसते हुए
धीरे से ट्रांग लेक येन को छोड़ा। आज मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? माँ भैंस अपने बछड़े को चाट रही है वाली कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कहानी माता पिता के बीच अपने बच्चों के लिए प्यार की बात करती है। फोंग कैन की कोमल और इत्मीनान से आवाज में हर वाक्य उसके कान के पास बोलते हुए ट्रांग लेक येन ने अचानक सोचा, अभी बस पलक झपकते ही क्या सम्राट की कमजोरी का क्षण आ गया था? यह सिर्फ अफसोस की बात है कि यह क्षण बहुत जल्दी गायब हो गया, जिससे वह इसे बहुत सही तरह से महसूस करने में असमर्थ हो गई। शायद सम्राट बनने के लिए वह लंबे समय से प्यार शब्द के प्रति उदासीन रही थी।